और सबसे पहले बात आज उस सर्जिकल स्ट्राइक की जो उस संस्थान पर हुई जिसको लेकर पिछले 8 सालों में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। सवालों के घेरे में वो संस्था थी, उससे जुड़े हुए लोग थे और मोदी सरकार ने आज वो कर दिखाया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार से पहले पीएफआई पर इल्जाम नहीं लगे थे, ऐसा भी नहीं है कि जांच एजेंसियों को अब जाकर पीएफआई की काली हकीकत पता चली, ऐसा भी नहीं है कि पीएफआई ने मोदी सरकार से पहले खून खराबा नहीं मचाया था। शक भी हुआ था, जांच भी हुई थी, लेकिन पीएफआई को बैन करने का फैसला लेने की इच्छा शक्ति मोदी सरकार ने कर दिखाई। आइए आपको दिखाते हैं आखिर किस तरह से एक एक कर मोदी और शाह ने पीएफआई के नासूर को जड़ से साफ किया और किस तरह इस मिशन में अजीत डोभाल से लेकर योगी भी मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी के साथ कदम बढ़ा रहे थे। कैसे पीएफआई पर बैन लगाने के इस कदम तक पहुंची सरकार, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जब एनआईए बार-बार कह रहा है और आईबी आउटपुट दे रहा है तो तत्काल बैन करना चाहिए। देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तमाम हिंदुस्तानी बशमूल मुसलमान, इंक्लूडिंग मुसलमान, कोई ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की सलामियत को कोई खतरा महसूस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने प्रतिबंध लगाने का काम किया है और जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का एक परिचायक दिया है। पीएफआई पर बैन 100% सही है। पीएफआई और उससे जुड़ी कट्टरपंथी संस्थाओं पर 5 साल का बड़ा बैन। हर तरफ इस कदम की तारीफ है, चारों तरफ इस कदम को जायज करार दिया जा रहा है। पीएफआई के जहरीले एजेंडे और कट्टरपंथी रैकेट पर यह कानूनी हथौड़ा चला तो इसकी सिर्फ एक वजह है, मोदी की अटल राजनीतिक इच्छा शक्ति। कट्टरपंथी के खिलाफ अमित शाह कमीशन और अजीत डोभाल की कमान में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ कैंपेन। पीएफआई पर लगे तमाम आरोपों की जांच में एक तथ्य समान था कि पीएफआई देश में मजहबी दरार को बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। जिस पर्दे की आड़ में पीएफआई छुपा था वो पर्दा सामाजिक संगठन का था, लेकिन पीएफआई मजहबी कट्टरपंथ को बढ़ाने और साथ ही मजहबी दरार को और चौड़ा करने की कोशिशों में जुटा हुआ था। अगर पीएफआई अपने मकसद में कामयाब होता तो स्लीपर सेल और आने वाले दिनों में लोन वुल्फ अटैक का भी खतरा देश में बढ़ जाता। लेकिन समय रहते मोदी सरकार ने पीएफआई के इस जिन्न को नहीं निकलने दिया और इसके फन भी कुचल दिए गए। साल 2014 में जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उस नए हिंदुस्तान ने खड़ा होना शुरू किया था जो सरहद पार के आतंक को ईंट का जवाब पत्थर से देने लगा था। साल 2019 में जब मोदी सरकार 2.0 आई तो ये मिशन एक और कदम आगे बढ़ा। इस सरकार ने ठान लिया कि आतंक से ज्यादा जरूरी है आतंक की विचारधारा और देश को तोड़ने वाली मानसिकता पर प्रहार करना। पीएफआई की गतिविधियां निश्चित रूप से आतंकवादी गतिविधियां रही, इसलिए उस पर बैन लगा और यह स्वागत योग्य है और समस्त भारतवासी इससे लाभान्वित होंगे, आतंकवाद से मुक्त होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। भारत को आतंक और आतंक की सोच से मुक्त करना मोदी के इसी मिशन के स्तंभ बने गृह मंत्री अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह और डोभाल ने पीएफआई जैसे जिहादी संगठनों की जड़ों पर वार शुरू किया तो पीएफआई के मंसूबों पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की चोट योगी के डायरेक्ट ऑर्डर से हुई। प्रयागराज और कानपुर के दंगों की जांच की गई तो पीएफआई के रोल को नकारा नहीं गया। योगी ने बिना देर करते हुए एक एक कर दंगों के आरोपियों पर सख्त कानूनी एक्शन लेना शुरू कर दिया। पीएफआई पर बैन लग चुका है, लेकिन मोदी का मिशन थमा नहीं है। पीएफआई के सरगना सलाखों के पीछे है। अब नंबर आएगा उस जिहादी गैंग का जो भारत भूमि पर पीएफआई के जिहादी जहर की हिमायत करते हैं, जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का नापाक ख्वाब देखते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
पीएफआई पर बैन लगा और पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि पीएफआई का फन अगर नहीं कुचला जाता वक्त रहते तो शायद आगे जाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस्लामिक स्टेट जैसा बन जाता। अगर आप इस्लामिक स्टेट के इतिहास और आज के पीएफआई को देखेंगे तो दोनों के रास्ते और इरादे काफ़ी मिलते जुलते नजर आएंगे, काफ़ी समानताएं नजर आएंगी। मैं आपको समझाती भी हूँ। जब इराक में अलकायदा कमज़ोर हुआ तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक बन गया। ठीक इसी तरह जब सिमी पर बैन लगा और इंडियन मुजाहिदीन का खात्मा हुआ तो इन आतंकी संगठनों से जुड़े लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे आकर काम करने लगे। जिस तरह इस्लामिक स्टेट ने इस्लामिक खिलाफत खड़ा करने के लिए प्रोपेगेंडा के जरिए आतंकियों की भर्ती की, ठीक उसी तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, पीएफआई जो है, वो भी 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इरादा बना रहा था और इसी प्रोपेगेंडा के तहत मुस्लिम युवकों को रेडिकलाइज कर रहा था। जिस तरह इस्लामिक स्टेट ने अपनी फंडिंग के लिए कट्टरपंथी जमातों से हाथ मिलाया, ठीक उसी तरह पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक के कट्टरपंथियों से पीएफआई भी अपनी फंडिंग करा रहा है। आतंकी सोच ही आतंक को पैदा करती है और इसी वजह से पीएफआई पर इतना बड़ा एक्शन लेना जरूरी हो चला था। पीएफआई को भी शायद इसका इल्म हो चुका था कि मोदी सरकार में उसकी जिहादी और कट्टरपंथी करतूतों की जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। पीएफआई पर जब पहला चाबुक चला था तो फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने की साजिश थी। और अब जब पीएफआई का एक बड़ा सरगना सलाखों के पीछे गया है तो पीएफआई काडर ने एक्टिवेट कर दिया था ऑपरेशन जुमा। क्या है ऑपरेशन जुमा और ऑपरेशन जुमा में किस तरह खून खराबा करने की प्लानिंग थी? पीएफआई के इस खूनी ब्लूप्रिंट का खुलासा कर रही है न्यूज नेशन रिपोर्टर पंकज मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। OMA सलाम, नसीमुद्दीन इलामरा, पी कोया, परवेज अहमद, अब्दुल करीम, पीएफआई का एक एक सरगना जेल गया और इस ताबड़तोड़ एक्शन से पीएफआई का काडर तिलमिला गया, बौखला गया। पीएफआई कार्यकर्ताओं की इसी तिलमिलाहट से पैदा हुआ ऑपरेशन जुम। 22 सितंबर को एनआईए ने देश भर में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी करके 100 से ज्यादा पीएफआई से संबंधित नेताओं को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र में भी 20 से ज्यादा पीएफआई से संबंधित कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरी कार्रवाई से पीएफआई तिलमिलाई हुई थी। वो इसका बदला लेना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने एक बड़ी साजिश की प्लानिंग शुरू कर दी। जुमे की नमाज के लिए जुटी भीड़ में भड़काऊ भाषण और फिर दंगा या पत्थरबाजी। ये मानो पीएफआई का टेरर ऑपरेंडी बन चुका है और इसी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए भड़काऊ भाषणों का सिलसिला शुरू हो चुका था। न्यूज नेशन के हाथ इस साजिश से जुड़े 2 अहम सबूत भी लगे। सबसे पहले इस चेहरे को देखिए, नाम है मतीन शेखानी, पीएफआई का मुमरा प्रेसिडेंट है। जब पीएफआई के सरगनाओं की गिरफ्तारियां हुई तो इसका एक वीडियो वायरल कर दिया गया। ये हमारा एक नारा है, ये हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। दूसरा सबूत है पुणे में पीएफआई काडर की एक मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुसलमानों को छेड़ा तो अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के गद्दारी भरे नारे मकसद सिर्फ एक था, माहौल खराब करना और दंगे कराना। न्यूज नेशन को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले जुमा यानी 30 सितंबर को पीएफआई काडर ने मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर लाने की प्लानिंग की थी। कुछ इलाकों में पथराव और आगजनी करने की साजिश रची गई थी और इस प्लान का आखिरी कदम था जांच एजेंसियों के दफ्तरों का घेराव करना, ताकि पीएफआई पर हो रही इन्वेस्टिगेशन पर प्रेशर बनाया जा सके।
खुफिया एजेंसियों में मौजूद हमारे सूत्रों की माने तो पीएफआई आने वाले शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन नमाज के बाद देश भर में हिंसा और नफरत की साजिश रच रही थी और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन जुम्मा। हालांकि पीएफआई का ये ऑपरेशन जुमा कामयाब नहीं हो पाया। महाराष्ट्र एटीएस ने वक्त रहते इस दंगा गैंग के काले किरदारों पर शिकंजा कस दिया। इसी वजह से माना जा रहा है कि जब तक पीएफआई का ये रैकेट पूरी तरह तबाह नहीं हो जाता, मोदी शाह का मिशन खत्म नहीं होगा। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। पीएफआई पर बैन लगा और इसी बीच एक नया शगुफा खड़ा कर दिया गया। ये एजेंडा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना करने का। असुद्दीन ओवैसी को जैसे ही पता चला कि पीएफआई पर बैन है तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरह से और दूसरे संगठनों को बैन करने की मांग उठा रहे हैं, जरा सुनिए। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला, उसकी मौत हुई थी। उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। पीएफआई राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है। उस पर प्रतिबंध लगाना यह एक बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी की भारत सरकार का सारा देश समर्थन करता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुद्दे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी वजह से कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसमें पहला और बड़ा सवाल यह है कि संघ पर कभी पीएफआई की तरह आतंकी साजिशों में शामिल होने के सबूत नहीं आए तो फिर पीएफआई के बहाने संघ पर बैन की मांग क्यों उठाई जा रही है, क्यों दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। क्या इस किस्म की मांग का मकसद पीएफआई के पर्दे में संघ को टारगेट करना या फिर बदनाम करना है, या फिर पीएफआई पर कसे शिकंजे के मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए जानबूझकर संघ का नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। अगर असुद्दीन ओवैसी या फिर संघ पर सवाल उठाने वाले लोग इन सवालों का जवाब देंगे, तभी उनके बयानों या फिर मांगों को आप जायज ठहरा सकते हैं कि जस्टिफाई कीजिए कि भाई संघ की ऐसी कौन सी करतूतें हैं जिसकी वजह से आप बंद कराना चाहते हैं। पीएफआई की तो पूरी की पूरी फहरिस्त मौजूद है, नहीं तो ये सिर्फ पूरी राजनीति और पीएफआई के समर्थन में आप खड़े हैं, यही दिखेगा।